हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर सर्कल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स के साथ हमने अपने टैंजेंट वाले थ्योरम्स पे बेस्ड अपने सवालों की सीरीज की शुरुआत कर दी थी। और इस सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में कुछ और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की शुरुआत इस तगड़े सवाल के साथ करते हैं। तो अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर, यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर, यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगेन, इस पर्दे को देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है सर, तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है या फिर फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा, उस सिचुएशन में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। तो यहां पे यह सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में फिगर के बिना पूछा जाता है, उस सिचुएशन में सवाल की कहानी क्या रहने वाली है। इसके लिए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है ABCD is a quadrilateral such that angle D is equal to 90 degree. A circle with center O and radius R touches the sides AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively. If BC is equal to 38 centimeter, CD is equal to 25 centimeter and BP is equal to 27 centimeter, find R. अब फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहां पे कह रहा है, एक सर्कल है जो कि एक क्वाड्रिलैटरल ABCD के चारों साइड्स को टच कर रहा है। कहां कहां टच कर रहा है सवाल ने बता दिया। सवाल ने यह भी बता दिया है कि सर्कल का सेंटर O है, रेडियस R है। सवाल यह भी बता रहा है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD का जो इंटीरियर एंगल D है वो 90 डिग्री के बराबर है। इसके साथ साथ सवाल ने हमें अपने क्वाड्रिलैटरल के कुछ साइड्स और कुछ पार्ट्स की लेंथ्स भी बता दी। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे अपने सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, समझना। सवाल कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि एक क्वाड्रिलैटरल ABCD के चारों साइड्स को टच कर रहा है। कहां कहां टच कर रहा है सवाल ने रेस्पेक्टिवली की मदद से बता दिया। इसके साथ साथ सवाल ने बता दिया है कि सर्कल का सेंटर O है, रेडियस R है। सवाल ने यह भी बता दिया है कि मेरे क्वाड्रिलैटरल ABCD का जो इंटीरियर एंगल D है ये 90 डिग्री के बराबर है। इसके साथ साथ सवाल ने हमें अपने क्वाड्रिलैटरल के कुछ साइड लेंथ और कुछ पार्ट लेंथ के बारे में भी बता दिया। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे अपने सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो फटाफट चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन पे और अपने एक्सप्लेनेशन की मदद से फिगर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, सवाल में क्वाड्रिलैटरल पे चर्चा हो रही है, यानी कि क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है, रैंडमली कैसा भी क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे। तो पहली लाइन ही पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि रैंडमली कैसा भी क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल बनाना है। सवाल के अनुसार मुझे एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल बनाना है कि मेरे क्वाड्रिलैटरल में एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सिचुएशन के हिसाब से अपना क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से हमने यहां पे अपना क्वाड्रिलैटरल मान लो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। मान लो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, जहां पे मेरे क्वाड्रिलैटरल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल मैंने यहां पे असाइन किया है। अब अगेन सवाल में एक सर्कल पे चर्चा हो रही है, यानी कि सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है सर?
तो सवाल ने बता दिया है कि मेरा जो सर्कल है ये इस क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक सर्कल इस क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा है, यानी कि ये जो सर्कल है ये क्वाड्रिलैटरल के अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया होगा। तो सर्कल के सिचुएशन के हिसाब से सर्कल कैसे ड्रॉ किया गया होगा ये मुझे क्लियर है। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा जो सर्कल है ये क्वाड्रिलैटरल के इस साइड को यहां पे टच कर रहा है, इस साइड को यहां पे टच कर रहा है, इस साइड को यहां पे टच कर रहा है, इस साइड को यहां पे टच कर रहा है। तो कुल मिला के मेरा जो सर्कल है ये क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है सर, तो क्वाड्रिलैटरल बना लिया, सर्कल भी बना लिया। सवाल ने बता दिया है सर्कल का जो सेंटर है वो O है और रेडियस R है। अब रेडियस तो सर्कल में कई तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, तो फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए रैंडमली मान लो रेडियस को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूं सर। अब समझना बात को। अब आते हैं क्वाड्रिलैटरल के नामकरण पे, यहां पे चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से सुनना। तो क्वाड्रिलैटरल का नामकरण प्रोवाइड कर दिया गया है क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब मुद्दा यह है कि वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कहोगे सर पहली वाली लाइन ही पढ़ के समझ में आ रहा है कि वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है। सवाल ने क्लियरली बोला है कि मेरे क्वाड्रिलैटरल में एंगल D 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि मैंने जो अपना क्वाड्रिलैटरल बनाया उसमें 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल यहां पे असाइन किया। सवाल के अनुसार ये वाला एंगल एंगल D होना चाहिए। तो ये वाला एंगल D तभी होगा अगर ये वाला वर्टेक्स D रहा होगा सर। ये कॉमन सेंस से क्लियर है। तो यहां पे इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि D कहां होगा ये पता चल गया, लेकिन A, B और C का क्या? अब A, B, C को कहां पे कैसे प्लेस करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि क्वाड्रिलैटरल के नामकरण में जो नामकरण के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना है। तो प्रॉब्लम यह है सर कि हम जो रूल्स को फॉलो करना जानते हैं उसमें हम कहानी को A से स्टार्ट करना जानते हैं। अब यहां पे कहीं पे भी रैंडमली A के साथ स्टार्ट तो कर नहीं सकते सर। तो आखिर किस तरीके से अब रूल्स के हिसाब से नामकरण को कंप्लीट करें? अब किस तरीके से नामकरण को कंप्लीट करेंगे इसके लिए एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और भी सवालों में काम देगा। कंसेप्ट की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो चीजों को समझने के लिए मान लो रैंडमली मैंने इस तरीके से क्वाड्रिलैटरल बनाया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वाड्रिलैटरल का मान लो नाम है क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब मैं आपको कहता हूं नामकरण करो फिगर में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप कहोगे सर रूल्स के हिसाब से नामकरण कर सकते हैं। किसी भी एक वर्टेक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, उस वर्टेक्स को A कह देंगे, किसी एक डायरेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर में चलते हुए नामकरण कंप्लीट कर लेंगे। मान लो रैंडमली इसके साथ स्टार्ट किया, इसको A बोल दिया। मान लो रैंडमली क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सिलेक्ट किया तो ऑर्डर में चलते हुए अब नामकरण को कंप्लीट कर सकते हैं। A के बाद ऑर्डर में B, फिर ऑर्डर में C, फिर इसी ऑर्डर में D। तो कर लिया यहां पे क्वाड्रिलैटरल का नामकरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको फिगर में यहां पे ऑब्जर्व क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज समझना। तो हमने जो यहां पे नामकरण किया है सर, इसमें देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो बार बार एक शब्द आ रहा है ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में चलना है, ऑर्डर में लिखना है। इस ऑर्डर का फिगर के हिसाब से क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर ऑर्डर की बात फिगर में देखें तो क्या समझ में आता है? समझ में आता है सर कि जो नामकरण दिया था उसके हिसाब से ऑर्डर में A के बाद B आना चाहिए, B के बाद ऑर्डर में C आना चाहिए, C के बाद ऑर्डर में D आना चाहिए। अगेन ये चक्का चलता रहेगा सर। D के बाद ऑर्डर में A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D। तो कुल मिला के सर
ये ऑर्डर में चलने का नामकरण के हिसाब से क्या मतलब है, ये मुझे डायग्राम में समझ में आता है। यानी कि अगर कोई मुझे कह देता है कि मेरे क्वाड्रिलैटरल का नाम है क्वाड्रिलैटरल ABCD, तो ये हम ऑटोमेटिकली समझ के चलते हैं कि ये अल्फाबेट्स मुझे बिल्कुल ऑर्डर में कंसीडर करने हैं, ऑर्डर में रखने हैं। और ऑर्डर में रखने का मतलब फिगर में क्या होता है ये हमने जाना कि A के बाद B दिखना चाहिए ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में C, उसी ऑर्डर में D, फिर वापस से A B C D, ये चक्का चलता रहेगा सर। अब ये जो चक्का चलता रहेगा इससे क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व होता है समझना। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए बार बार मैं आपको ऐसा कहता हूं कि भैया किसी एक वर्टेक्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लो, एक डायरेक्शन को रैंडमली सेलेक्ट कर लो और A के साथ स्टार्ट कर दो, ऑर्डर में आगे बढ़ जाओ। यह बात मैं आप लोगों को आपकी सहूलियत के लिए कहता हूं सर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसी बात के हिसाब से नामकरण लिखा जाए। मुद्दा यह है ऑर्डर रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब इस ऑर्डर को रिस्पेक्ट करने के लिए आप स्टार्ट किस वर्टेक्स के साथ करना चाहते हो ना, ये आपकी मर्जी है। कैसे समझते हैं बात को, देखो यहां पे मान लो मैंने डिसाइड किया मैं B के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं, समझना बात को। तो ये ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सर। तो B के साथ स्टार्ट करोगे तो ऑर्डर में B के बाद C, C के बाद D, D के बाद A, ऐसे कर लो नामकरण, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करके देखो नामकरण, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल्स को अप्लाई करो। मान लो तुमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सिलेक्ट किया, मान लो तुमने रैंडमली इसके साथ स्टार्ट किया। अब B, अब इस ऑर्डर में बढ़ो, इसके बाद C, इसी ऑर्डर के हिसाब से ये आपका हो जाएगा D, ऑर्डर के हिसाब से A। कोई डिस्टर्बेंस हुआ? कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। आपको B नहीं पसंद है, C के साथ भी शुरू कर सकते हो। C के साथ शुरू करोगे सर तो ऑर्डर के हिसाब से जब चला जाए तो C के बाद D, ऑर्डर में D के बाद A, ऑर्डर में A के बाद B, ऐसे नामकरण कर लो अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। C पसंद नहीं है, D के साथ शुरुआत कर दो। D के साथ शुरुआत करोगे सर तो ऑर्डर में D के बाद A, A के बाद B, B के बाद C, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से कोई सा भी तरीका अपनाओगे, अल्टीमेटली जो साइक्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन्ड रहेगा सर। तो ये जो आपको सीखने को मिला है ना, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो, अच्छे से घेर देना, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख देना। अब ये जो हमने सीखा है ना उसी का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहां पे? प्रॉब्लम यहां पे ये हो रही थी सर कि D की लोकेशन फिक्स है। अब अपनी मर्जी से कहीं पे भी A डाल के स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि D की लोकेशन फिक्स हो गई है। तो मुझे यहां पे दिमाग चल रहा है कि ऑर्डर मेंटेन रहे, साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए क्या सही तरीके से नामकरण किया जा सकता है। तो क्या फिक्स है सर? D फिक्स है। तो मेरा दिमाग चल रहा है कि D के साथ स्टार्ट करते हुए जो साइक्लिक ऑर्डर है उसको फॉलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो D के साथ स्टार्ट करते हुए साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर लीजिए। अब आपकी मर्जी है कि आपको ऐसे चलना है या फिर आपको ऐसे चलना है, प्योरली आपकी मर्जी है। मान लो मैं डिसाइड करता हूं कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहता हूं, तो ऑर्डर में चलिए एंटी क्लॉकवाइज। D के बाद इस तरफ A, इस तरफ आपका B, इस तरफ ऑर्डर में C। लो नामकरण कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। तो यहां पे हमने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपने क्वाड्रिलैटरल का सिचुएशन के हिसाब से नामकरण कर लिया है कंप्लीट। अब जैसा कि सवाल ने यहां पे रेस्पेक्टिवली की मदद से बताया है कि मेरे सर्कल मेरे क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को कहां कहां टच कर रहा है, यह बात बता दी गई है। तो इस रेस्पेक्टिवली को डिकोड करते हैं सर। तो रेस्पेक्टिवली को डिकोड करेंगे तो कह देंगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगेन आगे कह देंगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले का कॉम्बो पहले के साथ, इससे ये क्लियर है सर कि मेरा सर्कल मेरे क्वाड्रिलैटरल के साइड AB को P पे टच कर रहा है, AB को P पे टच कर रहा है। अगेन दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, इसका मतलब यह है कि मेरा सर्कल क्वाड्रिलैटरल के साइड BC को Q पे टच कर रहा है, BC को Q पे टच कर रहा है। अगेन तीसरे का कॉम्बो तीसरे के साथ, यानी कि मेरा सर्कल क्वाड्रिलैटरल के साइड CD को R पे टच कर रहा है, CD को R पे टच कर रहा है। आप कॉमन सेंस से क्लियर है, क्या बच गया सर? ये बच गया। तो यहां पे S रहा होगा, या फिर चाहो तो ऐसे चेक कर लो, 4 का कॉम्बो 4 के साथ,
तो डीए को एस पे टच कर रहा है, डीए को एस पे टच कर रहा है, जो बच गया वैसे भी कर सकते हो या फिर कॉम्बो से भी देखोगे सेम रिजल्ट है। तो यहां पे अब मैं कुल मिला के कह सकता हूं कि सवाल के लैंग्वेज से फिगर तक कैसे पहुंचना है ये हमने देख लिया। फटाफट फिगर की कहानी को नोट डाउन करिए। कर लिया सभी ने नोट डाउन? अब थोड़ा सा बुक का फिगर देखते हैं। तो बुक का फिगर देख के पता लग रहा होगा सर बिल्कुल सेम टाइप का फिगर क्रिएट हुआ है। बुक का फिगर देख के आपको पता लग रहा होगा सर बिल्कुल सेम टाइप का फिगर यहां पे क्रिएट हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए रैंडम तरीके से रेडियस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया सर। अब अपनी पूरी एनालिसिस यहां पे शिफ्ट कर देंगे, समझना बात को यहां पे। तो कहोगे सर कि मुझे अपने क्वाड्रिलैटरल के कुछ साइड्स और कुछ पार्ट्स की लेंथ भी बताई गई है, इस गिवन डेटा को फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो BC है 38 सेंटीमीटर, ये रहा सर BC, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 38 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 38 सेंटीमीटर हो गया सर। इसके बाद CD है 25 सेंटीमीटर, CD है 25 सेंटीमीटर, इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लिया सर, CD है 25 सेंटीमीटर। BP है 27 सेंटीमीटर, BP है यहां पे 27 सेंटीमीटर, ये रहा सर BP, ये यहां से यहां तक कितना है 27 सेंटीमीटर, इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक पहुंचने के बाद जो भी गिवन डेटा फिगर में रिप्रेजेंट किया जा सकता था उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब अपने मैथमेटिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे मैथमेटिकल एनालिसिस पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर फिगर को एक नजर में देख के क्या क्या पता लग रहा है, तो फटाफट आप जवाब दोगे कि सर फिगर को एक नजर में देख के ये दिख रहा है कि मेरे सर्कल के लिए बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। अगेन कहोगे सर फिगर को एक नजर में देख के ये भी दिख रहा है कि मेरे सर्कल के बाहर कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। इन टोटल मेरे सर्कल के बाहर 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। एक ये वाला है सर, एक ये वाला है सर, एक ये वाला है सर, एक ये वाला है सर। अगेन ये भी दिख रहा है सर कि ये सारे एक्सटर्नल पॉइंट इस तरीके से हैं कि हर एक एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। मुझे दिख रहा है यहां से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स, यहां से भी सर्कल पे 2 टेंजेंट्स, यहां से भी सर्कल पे 2 टेंजेंट्स, यहां से भी सर्कल पे 2 टेंजेंट्स। तो कुल मिला के फिगर को एक नजर में ऑब्जर्व करके समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स की कहानी बन रही है। इससे यह क्लियर हो रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो थ्योरम नंबर 3 लगेगा या तो थ्योरम नंबर 4 लगेगा। अब अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। ध्यान से यहां पे कहानी को समझना, क्या इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। यहां पे एक टेबल बना रहा हूं सर, यहां पे हो गया गिवन, यहां पे लिख लेते हैं प्रूव या फिर फाइंड, और इसके बाद यहां पे और क्या लिखा जाए, यहां पे आपका गिवन हो गया, प्रूफ फाइंड हो गया, एंगल की कहानी, एंगल की कहानी, एंगल की कहानी। ठीक है सर, अब समझना बात को। अब यहां पे अगर आप सवाल को पढ़ो सर तो गिवन डेटा में आपको एंगल की कहानी दिख रही है, सही बात है, लेकिन आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, सर्कल का रेडियस। यहां पे कोई एंगल की कहानी है नहीं है। अब देखो आपको कुछ सिखाने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। तो यहां पे हम ये सीखने वाले हैं सर कि अगर हमें एंगल की कहानी सवाल के लैंग्वेज में मिलती है तो एंगल की कहानी अब डाउट बढ़ा देता है कि 3 लगाया जाए कि 4 लगाया जाए कि दोनों लगाया जाए। तो इसके लिए एक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं, प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं कि किस सिचुएशन में किस वाले थ्योरम को प्रेफरेंस दोगे। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर को समझना अगर एंगल की कहानी सवाल में मिलती है तो। ध्यान से सुनना। मान लो कोई सर्कल का सवाल है और आपको एंगल की कहानी गिवन डेटा में मिल रही है लेकिन फाइंड आउट करने वाले डेटा में नहीं मिल रही है। इस सिचुएशन में प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस हिसाब से होगा कि आप अपने सवाल को थ्योरम नंबर 3 से सोचना, अगर 3 से सॉल्व नहीं हुआ तब 4 पे जाना। तो इस सिचुएशन के लिए इस प्रायोरिटी ऑर्डर को कॉपी पे नोट डाउन कर लो।
कि अगर आपको सवाल के गिवन डेटा में एंगल की कहानी मिलती है लेकिन फाइंड आउट या फिर प्रूव दैट वाले डेटा में एंगल की कहानी नहीं मिलती, तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर सोचने का ऐसा होना चाहिए कि आप प्रेफरेंस नंबर 3 को दोगे। यानी आप पहले इस सिचुएशन में सवाल में थ्योरम नंबर 3 सेट करने की कोशिश करोगे। अगर सॉल्व हो गया बहुत बढ़िया, अगर नहीं सॉल्व होता है तभी 4 पे आना। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस इस सिचुएशन में 3 को मिलना चाहिए। इसको नोट करो। मान लो आपको ऐसा सवाल मिलता है सर जहां पे गिवन डेटा में एंगल की कहानी नहीं है लेकिन फाइंड आउट करने वाले डेटा में एंगल की कहानी है। अब इस सिचुएशन में आप अपना जो प्रेफरेंस दोगे सर वो थ्योरम नंबर 4 को दोगे। 4 में काम हो गया, अच्छी बात है। अगर 4 नहीं लग पाया तब 3 पे जाओगे। अब आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होने वाला है, तो याद रखना, गिवन डेटा में एंगल की कहानी नहीं है लेकिन फाइंड आउट या प्रूव दैट वाले डेटा में अगर एंगल की कहानी दिख रही है, उस सिचुएशन में आप जो प्रेफरेंस दोगे वो 4 को दोगे। 4 से पहले ट्राई करोगे, सॉल्व हो गया, अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व होता है तब 3 पे जाओगे सर। अब फाइनल बात यहां पे कि गिवन में भी एंगल की कहानी दिख रही है, फाइंड आउट में भी एंगल की कहानी दिख रही है, तब तो तुम श्योर ही हो जाना कि 90% चांसेस है कि थ्योरम नंबर 4 से ही काम हो जाएगा सर। यानी इस सिचुएशन में आप अपना प्रेफरेंस थ्योरम नंबर 4 को दोगे। और ओवरऑल तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये याद रखना कि अगर मैं ओवरऑल तरीके से सवालों की बात करूं तो 90% सवालों में थ्योरम नंबर 3 से काम हो जाता है। कुछ ही ऐसे सवाल होते हैं जहां पे थ्योरम नंबर 4 पे जाना पड़ता है। तो यहां पे पूरी सिचुएशन आपके साथ डिस्कस की। इस टेबल को दिमाग में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल को अगर देखें सर तो अपने इस टेबल के हिसाब से दिमाग लगाएं तो आपको दिख रहा है सर गिवन डेटा में एंगल की कहानी है लेकिन फाइंड आउट करने वाले डेटा में एंगल की कहानी नहीं है। इस सिचुएशन के लिए अभी अभी मैंने आपको सिखाया सर कि प्रायोरिटी थ्योरम नंबर 3 को देंगे सर, पहले 3 के लिए सोचेंगे सर। तो अब अपने कंसेप्ट से यह क्लियर है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए थ्योरम नंबर 3 का दिमाग लगाना है, जो कि कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे बनने वाले टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो लेंथ इक्वल होती है सर। तो यहां पे अपने एनालिसिस के मुताबिक बारी बारी से हर एक एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करके देखते हैं, समझना बात को। सबसे पहले कहानी को इसके साथ शुरू करते। तो मुझे दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगेन इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से बोल देंगे ये लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी। इस इक्वालिटी को डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। इस इक्वालिटी को डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये आपस में इक्वल। अब अगले एक्सटर्नल पॉइंट पे चलते हैं। अब इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगेन इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से कह देंगे इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ, इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ। यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से कह देंगे कि ये लेंस आपस में इक्वल होंगी सर। इस इक्वालिटी को भी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस इक्वालिटी को भी हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब चलते हैं अगले एक्सटर्नल पॉइंट पे, यहां पे आ जाते हैं सर। अगेन दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगेन इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ, इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 की मदद से कह देंगे ये लेंथ आपस में इक्वल होगी। इस इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस इक्वालिटी को हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया, ये आपस में इक्वल। अब अपने फाइनल एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगेन इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से
इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से कह देंगे कि ये लेंस आपस में इक्वल होंगे। इस इक्वालिटी को भी डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये लेंस आपस में इक्वल। तो हर एक एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करके जो भी पार्ट्स की इक्वालिटी का डेटा आ सकता था उसको हमने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया है सर। अब अपने एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं तो कहानी को समझना, अब ध्यान से समझना। टारगेट क्या है सर सवाल का? सवाल का टारगेट है रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक सर्कल में रेडियस तो मैं कई तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। थोड़ी देर के लिए मैंने फिलहाल के लिए ऐसे रेडियस ड्रॉ किया था। तो यहां पे सवाल देख के समझ में आ रहा है कि सर्कल के रेडियस से रिलेटेड काम करना है। मेरे एनालिसिस में सर्कल का रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है। अब याद करिए, मैंने आपको सिखाया है सर कि कभी भी इस टाइप के सिचुएशन में सर्कल का रेडियस आता है तो किस तरीके से रेडियस बनाने में फायदा है। तो हमें पता है सर उस तरीके से रेडियस बनाने में फायदा है जहां पे हम अपना रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाए, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस होता है वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा डेटा 90 डिग्री के फॉर्म में लेके आता है जिसका हम अपने एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस तुरंत यहां पे दिमाग की बत्ती जली और मुझे क्लियर हो चुका है कि रेडियस कैसे बनाने में फायदा है। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन चारों में से किस पे रेडियस बनाया जाए, या फिर सर चारों पे ही बना ले। अब चूंकि 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अपना रेडियस बना लीजिए सर काम का। तो यहां पे बना लेते हैं अपना रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अगेन यहां पे भी बना लेते हैं सर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अगेन यहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना लिया, यहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बना लिया, सच दैट मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये पूरा क्या है सर आपका रेडियस है, यानी कि आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। ठीक है, अब इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखो और ध्यान से देख के बताओ कि यहां पे क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है। थोड़ी देर टाइम लो, ध्यान से देख के बताओ क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो यहां पे तुरंत आपकी नजर जाएगी इस वाले क्वाड्रिलैटरल पे और आप कहोगे सर कि ये वाला क्वाड्रिलैटरल सर एक स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो चेक करके देखते हैं क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि इस क्वाड्रिलैटरल के 4 में से 3 इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है। तो कॉमन सेंस से कह देंगे कि ये जो चौथा वाला होगा ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि मुझे पता है क्वाड्रिलैटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। 4 में से 3 एंगल्स का सम 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कि 270 डिग्री। 360 में 270 घटा दोगे 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वाड्रिलैटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री हो गए हैं। इससे यह क्लियर हो रहा है सर कि यह क्वाड्रिलैटरल या तो एक रेक्टेंगल होगा या तो एक स्क्वायर होगा। क्या कंफर्म होगा यह देखते हैं। तो अगेन मुझे दिख रहा है सर इस क्वाड्रिलैटरल के जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल है, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है। अब मेरे इस वाले क्वाड्रिलैटरल के एडजेसेंट साइड इक्वल, अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये एक स्क्वायर है सर। तो यहां पे अपनी पैनी नजर से फिगर को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि एक स्क्वायर छिपा हुआ है। तो अगर स्क्वायर छिपा हुआ दिख गया तो कहानी से क्लियर है सर, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो ये आर यानी कि ये वाला भी पोर्शन आर हो गया और ये वाला भी पोर्शन आर हो गया। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे समझना कि मुझे अपने फिगर में क्या दिखना चाहिए। ध्यान देना यहां पे। तो मुझे यहां पे दिख रहा है एक फिगर है जिसके सारे साइड्स को एक सर्कल टच कर रहा है। हमें अपने फिगर के साइड लेंथ की कहानी गिवन है और हम अपने फिगर के पार्ट लेंथ की कहानी में इंटरेस्टेड है। अब ये जो मैंने आपको बोला
इसको सुन के दिमाग में कुछ हिट कर रहा है क्या? सोचो, जल्दी सोचो, दिमाग में ये सुन के कुछ हिट कर रहा है क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक फिगर है, फिगर के सारे साइड्स को एक सर्कल टच कर रहा है, फिगर के साइड लेंथ की कहानी गिवन है और हम यहां पे अपने फिगर के पार्ट लेंथ की कहानी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आर रेडियस निकालना है। अब हमने जो पहले एनालिसिस की उसके हिसाब से ये आर इसके भी बराबर हो गया, इसके भी बराबर हो गया है सर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि हम अल्टीमेटली अपने पार्ट लेंथ की कहानी में इंटरेस्टेड है। तो फिगर है, फिगर के सारे साइड्स को एक सर्कल टच कर रहा है, फिगर के साइड लेंथ की कहानी गिवन है और हम अपने फिगर के पार्ट लेंथ की कहानी में इंटरेस्टेड है। ये सुनते ही आपके दिमाग में कुछ हिट करना चाहिए। अगर नहीं हिट कर रहा है यानी कि आप मेरे लेक्चर्स ध्यान से नहीं सुनते। क्या हिट करना चाहिए? तुरंत समझ में आना चाहिए कि कल और परसों वाले लेक्चर में ही आपने सिखाया था सर कि इस टाइप के सिचुएशन कहीं पे भी दिखती है, फटाक से अपने मेथड नंबर 3 के लिए सोचते हैं और एक चेन बनाते हुए सारे पार्ट्स के बारे में पता कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन दिख रही है सर, फटाक से मेथड नंबर 3 के लिए सोचेंगे, चेन बनाते हुए पूरी कहानी कंप्लीट कर लेंगे। अब मेथड नंबर 3 के काम करने का तरीका यह होता है सर कि जो इतने सारे पार्ट्स होते हैं उनमें से रैंडमली किसी एक पार्ट को कोई वेरिएबल मानते हैं, चेन कंप्लीट करते हैं, कहानी दिखने लगती है। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है। इंटरेस्टिंग यहां पे यह है सर कि आपको इतने सारे पार्ट में से किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करके कोई वेरिएबल मानने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से पार्ट आर के बराबर है, आपको पता चल गया है, तो अलग से वेरिएबल मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही सर। यही आर के हिसाब से पूरी चेन कंप्लीट कर लेंगे। तो फटाफट चेन कंप्लीशन करते हैं। तो ये पूरा 25, ये इतनी दूर आर, तो ये रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा सर 25 माइनस आर। अलग कलर से लिख लेते हैं, ये रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा सर 25 माइनस आर। अगेन समझना सर, ये इसके बराबर है। अगर ये 25 माइनस आर है तो ये पोर्शन भी 25 माइनस आर हो जाएगा। अगेन समझना, ये पूरा 38 है, इतनी दूर 25 माइनस आर है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन 38 माइनस 25 माइनस आर हो जाएगा। सिंप्लीफाई अगर इसको यहां पे कर लेंगे सर तो ये हो जाएगा 38 माइनस 25 प्लस आर, यानी कि सर ये हो जाएगा 13 प्लस आर। तो ये पोर्शन कितना हो गया सर? ये हो गया 13 प्लस आर। अब यहां पे समझना बात को सर, ये इतनी दूर 13 प्लस आर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो गया? 13 प्लस आर हो गया सर इतनी दूर तक। ठीक है, तो यहां पे अपने चेन के हिसाब से चेन जितनी दूर तक ले जा सकते थे उतनी दूर तक ले गए। अब बताइए कुछ दिखा क्या? दिखना चाहिए सर, क्या दिखा? फटाफट यहां पे बताइए आप लोग। तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि यहां पे तुरंत ऑब्जर्व हो रहा है कि ये लेंथ है 13 प्लस आर और यही लेंथ सवाल ने प्रोवाइड कर दी है 27 सेंटीमीटर है, यानी ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो तुरंत यहां से लिख देंगे सर 13 प्लस आर है, ये 27 के बराबर होना चाहिए। इक्वेट कर लेंगे, आर आ जाएगा, आर हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो हमने सिचुएशन के हिसाब से अपने सर्कल का रेडियस निकाल लिया है 14 सेंटीमीटर। सवाल खत्म, पैसा हजम। तो अब अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं सर कि ये वाले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने रेडियस बनाए थे इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसको इरेज कर दिया अब फिगर से। तो सवाल की पूरी कहानी में मजा आया? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगेन इस पर्दे को देखकर समझ में आ रहा होगा कि अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है या फिर फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा उस सिचुएशन में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। तो यहां पे हम यह सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है उस सिचुएशन में सवाल की कहानी क्या रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। अब फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहां पे कह रहा है कि साबित करके दिखाइए कि एक कॉर्ड के एंड पॉइंट से पास करते हुए अपने सर्कल पे जो टैंजेंट्स बनाएंगे वो टैंजेंट्स कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल्स बनाएंगे। फिर से अपनी बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना। सवाल यहां पे कह रहा है साबित करके दिखाइए कि एक कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो सर्कल के लिए टैंजेंट्स बनाएंगे वो टैंजेंट्स कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल्स बनाएंगे। यानी कि कुल मिला के इस सिचुएशन में हमें इक्वल एंगल्स वाली कहानी साबित करके दिखानी है। तो एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ? कहोगे सर थोड़ा थोड़ा डाउट अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब फिगर की कहानी देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्यूशन की कहानी पे चलते हैं और अपने एक्सप्लेनेशन की मदद से फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो सर सवाल को अगर पढ़ा जाए तो सवाल में टैंजेंट्स पे चर्चा हुई, सवाल में कॉर्ड पे भी चर्चा हुई, लेकिन सवाल में कहीं पे भी सर्कल पे कोई भी चर्चा नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर सवाल में सर्कल पे चर्चा ही नहीं है तो सर्कल बनाए कि नहीं बनाए। तो बहुत गलत डाउट है। डाउट गलत इसलिए है सर क्योंकि कॉर्ड और टैंजेंट आप हवा में तो बना नहीं सकते ना। कॉर्ड और टैंजेंट की कहानी दिखाने के लिए आपको सर्कल बनाना ही पड़ेगा। तो सवाल ने यहां पे डायरेक्टली सर्कल की बात नहीं की, लेकिन आपको क्लियर है कि सवाल की कहानी के मुताबिक आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा सर। तो यहां पे फटाफट तरीके से रैंडमली किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं। तो रैंडम तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, बहुत बढ़िया सर्कल बना है। अब देखो यहां पे, अब सवाल जैसे जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते हैं। तो सवाल के मुताबिक मुझे अपने सर्कल में एक कॉर्ड बनाना है। अब कॉर्ड तो मैं ऐसे 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 कई तरीके से बना सकता हूं। तो रैंडम तरीके से मान लो अपने सर्कल में कॉर्ड को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो रैंडमली मैंने अपने सर्कल में कॉर्ड को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। आप अगर चाहते दूसरे तरीके से भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना सवाल क्या कह रहा है। अब आगे सवाल कहता है सर कि कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हीं एंड पॉइंट से पास करते हुए अपने सर्कल के लिए टैंजेंट्स बनाने हैं। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आएगा। डाउट यह आएगा सर आप बोल रहे हैं कॉर्ड के एंड पॉइंट से पास करते हुए टैंजेंट्स बनाने हैं, जबकि सवाल के लैंग्वेज में कहीं पे भी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स ऐसी कहानी दिख ही नहीं रही है सर। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि कॉर्ड के एंड पॉइंट से होते हुए टैंजेंट्स बनाने हैं? तो समझना यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट्स ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं कि मैं इस गली के एक्सट्रीमिटी पे रहता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं इस गली के बिल्कुल एंड पॉइंट पे रहता हूं सर। अगर आपको कोई कहता है कि बताइए इस लाइन सेगमेंट की एक्सट्रीमिटीज क्या है, तुरंत कह दोगे इस लाइन सेगमेंट की यही एक्सट्रीमिटीज है। तो याद रखना सर कि एक्सट्रीमिटीज वर्ड जो है ये एंड पॉइंट्स को ही डिनोट करता है।
तो यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से एंड पॉइंट्स की बात की जा रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों प्रिंस सर कह रहे थे कि एंड पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट्स की बात करनी है। तो अब यहां पे सवाल के अनुसार फटाफट तरीके से अपने इन कॉर्ड के एंड पॉइंट से पास करते हुए टेंजेंट्स को बारी बारी से बना लेते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले इस वाले एंड पॉइंट से पास करते हुए एक टेंजेंट को बना लेते हैं। तो यहां पे इससे पास करता हुआ टेंजेंट बनाए सर, इससे पास करता हुआ टेंजेंट बनाए सर, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर लिया। अगेन सर इस वाले एंड पॉइंट से पास करता हुआ टेंजेंट बनाए तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं सर। ड्रॉ कर लिया। अब समझना बात को, सवाल ने यह कहीं नहीं बोला था कि आप कॉर्ड के एंड पॉइंट से पास करते हुए जो टेंजेंट्स बनाओगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। सवाल ने कहीं ये बोला था, नहीं बोला था, लेकिन अपने डायग्राम के मुताबिक मुझे समझ में आ रहा है सर कि इस तरीके से बनाए गए जो टेंजेंट्स होंगे वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। सर ये क्लियरली मुझे अपने फिगर में दिख रहा है। सवाल बस जो जो बोल रहा हम वही करते जा रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं सर। इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब आगे जाके जो आपको प्रूफ करना है वो एंगल की कहानी है। कौन से एंगल की कहानी है? तो सवाल यहां पे जिस एंगल पे चर्चा कर रहा है, जिस एंगल पे इंटरेस्टेड है, वो है आपके कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जिस एंगल की कहानी में सवाल इंटरेस्टेड है वो है आपके कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल। अब समझना, एक एक करके हर टेंजेंट को एनालाइज करते हैं। पहले इस वाले टेंजेंट को एनालाइज करते हैं। तो ये रहा टेंजेंट, ये रहा कॉर्ड। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग बना लूं तो मेरे को बताइए सर इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? तो कह दोगे सर कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में सिचुएशन के हिसाब से एंगल तो ये भी बन रहा है, इसके अलावा एंगल तो ये भी बन रहा है सर। सही बात है। सवाल सिंपली कह रहा है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाला एंगल। अब टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बात करें सर तो एंगल तो ये भी बन रहा है, इसके अलावा एंगल तो ये भी बन रहा है सर। तो कौन से एंगल पे बात करनी है अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगेन यहां पे आ जाइए, यहां पे भी वही कहानी। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर बात की जाए सर तो एंगल तो ये भी बन रहा है, इसके अलावा एंगल तो इनके बीच में ये भी बन रहा है। तो किसकी बात करनी है? क्योंकि सवाल अल्टीमेटली कह रहा है कि मुझे अपने फिगर में यह साबित करना है कि टेंजेंट्स और कॉर्ड के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यह मुझे साबित करना है। अब समझना किसको यहां पे इक्वल साबित करेंगे, ध्यान से सुनना। कॉमन सेंस से फिगर में दिख रहा है सर कि ये एक एक्यूट एंगल है, ये वाला एक ऑब्ट्यूस एंगल है। दिख रहा है सर। अगेन कॉमन सेंस से यहां पे भी फिगर में दिख रहा है कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है। अब कॉमन सेंस की बात है सर, इसको और इसको तो इक्वल साबित कर नहीं सकते। अगेन इसको और इसको तो इक्वल साबित कर नहीं सकते क्योंकि कभी भी एक एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल आपस में इक्वल हो नहीं सकते। तो इतना कंफर्म है इनको या फिर इनको इक्वल साबित नहीं करना है। यानी अब मुझे इससे यह क्लियर हो जा रहा है सर कि या तो मैं काले वाले एंगल्स को इक्वल साबित कर दूं या फिर मैं ब्लू वाले एंगल्स को इक्वल साबित कर दूं। तो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे साबित करना है कि टेंजेंट्स और कॉर्ड के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल्स इक्वल होंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से या तो मैं काले वाले एंगल्स को इक्वल साबित कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर मैं ब्लू वाले एंगल्स को इक्वल साबित कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है इसको समझने की कोशिश करना। इंटरेस्टिंग यह है सर कि अगर आप काले वाले एंगल्स को इक्वल साबित कर दोगे तो इनडायरेक्टली ब्लू वाले ऑटोमेटिकली इक्वल साबित हो जाएंगे क्योंकि ये मिलके लीनियर पेयर बना रहा है, ये भी मिलके लीनियर पेयर बना रहा है। समझना भाई बात को। अगर मैं आपको कहता हूं एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस वही बात मैंने बोली,
अगर आप काले वाले को इक्वल साबित कर देते हो तो इनडायरेक्टली ब्लू वाले भी इक्वल साबित कर देंगे। या फिर मैं इसी बात का उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर हम ब्लू वाले को इक्वल साबित कर देते हैं तो इनडायरेक्टली काले वाले भी इक्वल साबित हो जाएंगे। अब आपके मन में एक और डाउट आएगा, डाउट यह आएगा कि सर एग्जाम में जब यह प्रूफ डैट वाला सवाल आता है तो हम काले वाले को इक्वल साबित करें या फिर ब्लू वाले को इक्वल साबित करें या फिर दोनों ही सेट को इक्वल साबित करें। अब ये आपके मन में डाउट आएगा। अब इस डाउट का क्लियरेंस यहां पे ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखो। ऑब्वियस सी बात है, सवाल के मुताबिक टैंजेंट्स और कॉर्ड के बीच में बनने वाले एंगल्स आगे जाके इक्वल साबित हो जाएंगे। सवाल कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए ये एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि जब आप सवाल को सॉल्व कर लोगे तो ये एंगल्स आगे जाके इक्वल साबित हो जाएंगे। सही बात है सर। अब देखो यहां पे, यानी अगर ऐसा है तो हम यहां पे सीधे सीधे रिजल्ट के तौर पे ये याद रख सकते हैं कि ये एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि इस प्रूफ डैट की कहानी को सीधे सीधे रिजल्ट के तौर पे हम याद रख सकते हैं कि ये एंगल्स के सेट भी इक्वल होंगे, इसके साथ साथ ये वाले सेट भी इक्वल होंगे। अब मुद्दा ये है कि जब एग्जाम में सवाल आएगा सर तो किनको इक्वल साबित करके दिखाना है। अब जवाब को अगेन यहां पे ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे यह पूछूं कि ब्लू वाले को इक्वल साबित करना आपको ज्यादा आसान दिख रहा है या फिर काले वाले एंगल्स को इक्वल साबित करना ज्यादा आसान दिख रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप फट से फिगर को देखोगे और फट से बोलोगे कि सर देखिए, ब्लू वाले एंगल्स के लिए तो एज सच कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अपने ब्लैक वाले एंगल्स के लिए ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ब्लैक वाले एंगल्स ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। अब देखो यहां पे आपके पास दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन में जो एंगल्स को आपको इक्वल साबित करना है उनके लिए कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा, और एक सिचुएशन है जहां पे आपको जिन एंगल्स को इक्वल साबित करना है वो एक ट्रायंगल के अंदर दिख रहा है। तो आप किस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहोगे? तुरंत आपका जवाब आएगा, इस वाले में तो कुछ नहीं दिखा, इसमें कम से कम कुछ तो दिखा सर। तो कम से कम कुछ दिखा है तो वही वाला रास्ता लेंगे। तो यहां पे अपनी एनालिसिस से, कॉमन सेंस से क्लियर हो रहा है सर कि ब्लैक वाले एंगल्स को इक्वल साबित करना इस सिचुएशन में ज्यादा आसान रहने वाला है, तो ब्लैक वाले को इक्वल साबित करेंगे। अब आपके मन में एक और डाउट आएगा, डाउट यह आएगा, ठीक है सर, मैंने इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट किया, ब्लैक वाले एंगल्स को इक्वल साबित कर दिया। अब आप मुझे यह बताइए सर कि ब्लैक वाले एंगल्स को इक्वल साबित करने के बाद क्या मैं ब्लू वाले एंगल्स को भी इक्वल साबित करके दिखाऊंगा? तो इसका जवाब होगा नहीं। एग्जाम में अगर ये प्रूफ डैट वाला सवाल आता है तो सिंपली ये जो एक्यूट एंगल्स है ना, इन्हीं को आप इक्वल साबित करना। हां, रिजल्ट के तौर पे हम ये याद रखेंगे कि एक्यूट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑब्ट्यूस वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। रिजल्ट के तौर पे हम ये याद रखेंगे सर, लेकिन अगर प्रूफ डैट का सवाल आता है तो हम एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स की कहानी को इक्वल प्रूफ करेंगे, दैट्स इट। इस चीज को कॉपी पे नोट डाउन कर लो। तो किन एंगल्स को इक्वल साबित करने के लिए मशक्कत करनी है, यह सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। देखो, मुझे पता है एक सेट इक्वल साबित हो गया तो लीनियर पेयर की मदद से दूसरे वाले सेट को इक्वल साबित करना बहुत आसान है, लेकिन अननेसेसरली एग्जाम में आपको इतने स्टेप भी नहीं लिखना है, जितना बोला उतना ही करना है। आप सिंपली अपने एक्यूट एंगल्स को इक्वल साबित कर देना, दैट्स इट। यानी कि अब हम क्लियर हो चुके हैं कि जब एग्जाम में सवाल आएगा तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, सिंपली इन ब्लैक वाले एंगल्स को मुझे इक्वल साबित करना होगा, दैट्स इट। यानी कि अब ये जो कहानी बोली जा रही थी इसका फिगरेटिवली क्या मतलब है ये मुझे क्लियर हो गया है कि मैथमेटिकली मुझे यहां पे एक्चुअली साबित क्या करना है, ये मुझे यहां पे क्लियर हो चुका है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इस फिगर में नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि इसी फिगर का तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिगर में जैसे जैसे आपको नामकरण पॉसिबल लग रहा है वैसे वैसे नामकरण कर लेंगे सर।
तो यहां पे मान लो रैंडमली इस वाले पॉइंट को कुछ ए कह देते हैं, रैंडमली इस वाले पॉइंट को कुछ बी कह देते हैं, रैंडमली इस वाले अपने टैंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ पी कह देते हैं, रैंडमली मान लो सर्कल के सेंटर को ओ कह देते हैं। इस तरीके से फिगर की कहानी कंप्लीट कर ली। तो सवाल के लैंग्वेज से फिगर तक कैसे पहुंचना है ये हमने यहां पे देख लिया। फिगर पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है सर। अब आते हैं बुक के फिगर में, पर्दा हटाते हैं। तो अब देख पा रहे होगे सर बुक का भी बिल्कुल सेम टाइप का फिगर है, यानी कुल मिला के अपने फिगर के हिसाब से मुझे इस एंगल को इस एंगल के बराबर साबित करना है सर, दैट्स इट। इतना कर देंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है सर। इतना समझ गए सभी स्टूडेंट्स, समझना चाहिए। तो अब अपनी पूरी एनालिसिस इस वाले फिगर में ले जाएंगे सर, क्योंकि सवाल के लैंग्वेज से फिगर तक कैसे पहुंचना है ये हमने सीख लिया। तो अब इस फिगर को यहां पे एनालाइज करना, फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से फिगर बना लिया। अब मेरा आपसे सवाल यह है, सवाल के सिचुएशन के हिसाब से मुझे सोच के बताइए कि क्या सिर्फ यही फिगर बनाया जा सकता है या फिर किसी दूसरे टाइप के फिगर पे भी सोचा जा सकता है। देखो, फट से जवाब मत देना, थोड़ी देर सोच के जवाब देना। फट से जवाब दोगे गलत हो जाएगा, थोड़ा सा सोच के जवाब देना। सवाल मेरा यह है कि सिचुएशन जो है सर उसके हिसाब से क्या सिर्फ ऐसा ही फिगर बनेगा या कोई दूसरे टाइप के फिगर पे भी सोचा जा सकता है, ये मेरा सवाल है। तो अगर दूसरे टाइप के फिगर पे सोचा जा सकता है तो दूसरे टाइप का फिगर क्या होगा ये भी बताइए। तो सवाल सभी को क्लियर है? सोचिए थोड़ी देर वीडियो पॉज करके। कुछ जवाब आ रहा, जो भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ये जवाब दे रहे हैं कि सर सर्कल में हम अपना कॉर्ड ऐसे बना लेंगे, अब इसके बाद इस तरीके से टेंजेंट्स बना लेंगे सर, और सोचेंगे बन गया सर दूसरा फिगर। अरे भैया ये दूसरा फिगर नहीं है, सेम टाइप का फिगर है। मेरा सवाल था कोई दूसरे टाइप का फिगर सोचा जा सकता है क्या? अब देखो, बिल्कुल दूसरे टाइप का फिगर सोचा जा सकता है। कैसे? अब इसको यहां पे समझना ध्यान से। पहले फिर से एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बना लिया सर, फिर से एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो इस सर्कल में अब डायामीटर अगर मैं आपसे पूछूं कैसे कैसे बना सकते हैं, आप तुरंत जवाब दोगे कि सर्कल में सर डायामीटर हम कई तरीके से बना सकते हैं। तुरंत आप जवाब दोगे सर्कल में डायामीटर हम कई तरीके से बना सकते हैं। हम ऐसे 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 कैसे भी रैंडमली किसी एक तरीके से डायामीटर बना लीजिए। मान लो रैंडमली हमने अपने सर्कल में डायामीटर जो है सर ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब समझना बात को, क्या डायामीटर कॉर्ड नहीं होता? क्या डायामीटर कॉर्ड नहीं होता सर? बिल्कुल होता है सर। तो सर एक और ऐसा केस भी सोचा जा सकता है, क्योंकि डायामीटर भी तो कॉर्ड होता है। तो पूरी कहानी सवाल के सिचुएशन के हिसाब से यहां पे भी बनाइए। यानी कि सर यहां पे कह देंगे कि हमने अपना कॉर्ड बना लिया है, अब कॉर्ड के एंड पॉइंट से पास करते हुए टेंजेंट्स बनाना है। तो एंड पॉइंट से पास करते हुए टेंजेंट्स बनाना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि एक रिजल्ट याद रखना कि डायामीटर के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बनते हैं वो टेंजेंट्स आपस में हमेशा पैरेलल होते हैं। मैंने आपको कहा था कि सीधे रिजल्ट के तौर पे इस बात को याद रखना। तो पहले से यह बात पता है कि यहां वाले टेंजेंट्स पैरेलल होने वाले हैं, तो फिगर में इस चीज को दिखाएंगे सर। इसी वजह से यहां पे ऑलरेडी पैरेलल जैसे दिखने वाले टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पे सिचुएशन के हिसाब से पैरेलल जैसे दिखने वाले टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेंगे सर। तो पैरेलल जैसे दिखने वाले टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिया सर। कहानी क्लियर हो गई? अब समझना यहां पे। अब अगेन जो एंगल की कहानी है उसके हिसाब से कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल। अब देखो, अगेन मुझे पता है सर कि डायामीटर के ऊपर ही कहीं ना कहीं बीच में सेंटर लाई करता है। सेंटर लोकेट कर लिया। देखो यहां पे, तो सर यहां पे डायामीटर के एंड पॉइंट्स पे हमने अपने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे हम टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल की कहानी पता कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के लिए, इस वाले केस के लिए अगर मैं आपसे पूछूं सर कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में क्या एंगल होगा, तो क्या जवाब दोगे? तुरंत आपका जवाब आएगा सर
इस टेंजेंट के लिए अगर बात की जाए तो ये वाला और ये वाला एंगल होगा, इस टेंजेंट के लिए बात की जाए तो ये वाला और ये वाला एंगल होगा। तो अब यहां पे मुद्दा ये है सर, किन एंगल्स को इक्वल साबित करना है। तो जैसी कहानी ऐसे यहां पे डिसाइड हुई थी, यही सेम कहानी यहां पे डिसाइड कर लेंगे। यानी कि सर या तो मैं इन एंगल्स को इक्वल साबित कर दूं या फिर मैं इन एंगल्स को इक्वल साबित कर दूं, मेरी मर्जी है, किसी एक को सेलेक्ट कर लो। मान लो रैंडमली इनको इक्वल साबित करने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इनको इक्वल साबित करना बहुत 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 आसान है। क्यों आसान है सर? देखो आपको यहां पे जवाब दिख रहा होगा। क्या जवाब दिख रहा है? तुरंत यहां पे आप कह दोगे कि सर डायामीटर के अंदर ही रेडियस छुपा होता है, और मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि रेडियस जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस बहुत काम का होता है क्योंकि वो 90 डिग्री देके जाता है। तो यहां पे कह दूंगा सर ये एंगल भी 90 डिग्री, अगेन कह दूंगा ये एंगल भी 90 डिग्री। अब ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो साबित तो कर दिया आपने ये एंगल्स आपस में इक्वल, यही तो साबित करना था। यानी कि सर यहां पे जो एक और केस बन रहा है, ये जो केस 2 बन रहा है, इस केस 2 को तो साबित करने में कोई भी मेहनत ही नहीं लगी है सर। पहले फटाफट इस केस 2 को नोट डाउन कर लीजिए। मान लो सर्कल के सेंटर को O कह देते हैं, रैंडमली इसको कुछ A कह देते हैं, रैंडमली इस एंड को कुछ B कह देते हैं। तो केस 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई सर साबित करने में। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर एग्जाम में जब सवाल आएगा तो केस 1 केस 2 दोनों लेके बनाना है या सिर्फ ये वाला केस लेना। अब जवाब इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। जवाब ये है कि अगर सवाल फिगर के साथ आता है तो फिगर के साथ आएगा तो ये वाला फिगर आपको सवाल देगा। तो अगर सवाल फिगर के साथ आता है, ये वाला फिगर देता है, तब उस सिचुएशन में ये वाला केस आप कंसीडर मत करना। लेकिन अगर सवाल एग्जाम में बिना फिगर के आता है तब आपको दोनों केस लेना पड़ेगा। अब दोनों केस को लिखना कैसे, समझना। तो यहां पे जो हमने कॉर्ड को एनालाइज किया है वो डायामीटर नहीं है, जबकि यहां पे जो कॉर्ड को एनालाइज किया वो डायामीटर है। तो केस लिखने का तरीका यह रहेगा, सबसे पहले केस 1 व्हेन आवर कॉर्ड इज नॉट द डायामीटर ऑफ सर्कल। उसके बाद केस 2 व्हेन आवर कॉर्ड इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से अपने केसेस को आप लिखने वाले हो एग्जाम में। इतनी कहानी सभी को समझ में आए, बिल्कुल आनी चाहिए। और इस सवाल में इंटरेस्टिंग यह है, इस सवाल के लिए किसी भी बुक को खोल लो, किसी भी बुक का सलूशन देख लो, किसी भी बुक ने ये वाली सिचुएशन को डिस्कस नहीं किया, और ये गलत चीज है। ये आपको डिस्कस करना जरूरी है। अगर बिना फिगर के सवाल आता है तो इस वाले सिचुएशन को भी डिस्कस करना जरूरी है। और अगर आप ये सिचुएशन दिखा दोगे ना, एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। तो व्हेन आवर कॉर्ड इज डायामीटर, इसको तो यहां पे प्रूफ करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई सर। तो यहां पे अब अपने इस वाले केस को कैसे प्रूफ करना है उसके लिए दिमाग लगाते हैं, समझना बात को। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर इस फिगर को एक नजर में देख के क्या क्या पता लग रहा है, तो क्या जवाब दोगे? तुरंत आपका जवाब आएगा कि सर इस फिगर को एक नजर में देखें तो सबसे पहले तो मुझे अपने सर्कल के लिए टैंजेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा सर मुझे अपने सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है। अगेन कहोगे सर कि ये एक्सटर्नल पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि मेरे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। यानी कुल मिला के फिगर को एनालाइज करके मुझे पता लग रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बनने वाले टैंजेंट्स की कहानी दिख रही है, जिससे यह क्लियर हो रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो थ्योरम नंबर 3 लगेगा या तो थ्योरम नंबर 4 लगेगा। अब मुद्दा यह है कौन सा थ्योरम लगाएं। अब अगेन चीजें इंटरेस्टिंग होगी, समझना यहां पे, ध्यान से समझना। सर सवाल के लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली मुझे जो साबित करना है उसमें एंगल की कहानी है। यानी कि अभी जस्ट कुछ पढ़ा है तो उसको रिकॉल करो। सर प्रूफ दैट या फाइंड आउट में एंगल की कहानी है। गिवन डेटा में एंगल की कहानी है क्या? तो कह दोगे सर गिवन डेटा में एंगल की कहानी नहीं है। अब इस सिचुएशन के लिए हमने सीखा है सर थ्योरम नंबर 4 को प्रायोरिटी देते हुए सोचेंगे सर।
तो थ्योरम नंबर 4 को प्रायोरिटी देते हुए सोचना है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन से बचना। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सिचुएशन जो सीखी उसके हिसाब से डिसाइड हो गया है थ्योरम नंबर 4 से सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए, और सवाल सॉल्व हो भी जाएगा। समझना, थ्योरम नंबर 4 से बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यह सवाल थ्योरम नंबर 3 से भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो देखो, सीधे सीधे मैंने आपको रिजल्ट में यह एनालाइज करवाया था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट्स बनाते हैं और उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो ट्रायंगल मिलता है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलता है, क्योंकि थ्योरम नंबर 3 की मदद से कह देंगे ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब सीधे रिजल्ट के तौर पे मैंने आपको ये कहानी सिखाई थी कि नहीं? बिल्कुल सिखाई थी। तो भैया फिगर बनने के बाद जब सीधे सीधे आपको ये फिगर दिख रहा है, तो सीधे सीधे ये कहानी दिख रही है, तो सीधे कहानी दिख रही है, तो सीधे सीधे सवाल थ्योरम नंबर 3 से सॉल्व हो जा रहा है। तो जब आसानी से सवाल थ्योरम नंबर 3 से सॉल्व हो जा रहा है, तो 4 पे जाने की क्या जरूरत? कंफ्यूज मत होना, क्या मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि हमने जो एनालिसिस सीखी है उसके हिसाब से थ्योरम नंबर 4 को प्रायोरिटी देते हुए सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और मैंने आपको यह बोल भी दिया कि थ्योरम नंबर 4 से यह सवाल बकायदा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चूंकि आपने इस फिगर की एनालिसिस रिजल्ट के फॉर्म में ऑलरेडी करके रखी है, तो फिगर को सीधे देख के आपको यह याद आना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए कि यह कहानी सीधे सीधे थ्योरम नंबर 3 से सॉल्व हो जाएगी। तो अगर यह कहानी सीधे सीधे थ्योरम नंबर 3 से सॉल्व हो जाएगी, तो थ्योरम नंबर 4 पे जाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? तो क्या कहना चाह रहा हूं उसको यहां पे समझने की कोशिश करो। सर सॉल्व ये दोनों से हो जाएगा, चूंकि हमने इस टाइप के फिगर के एनालिसिस रिजल्ट के फॉर्म में पहले की है, तो सीधे फिगर को देख के याद आ जाएगा कि हां भैया ऐसे ऐसे थ्योरम नंबर 3 से कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ऐसा सीधे सीधे डायरेक्टली दिमाग में हिट कर रहा है, तो 4 पे जाने की क्या जरूरत है? 4 से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब डायरेक्टली एक मेथड दिख रहा है, तो 4 पे जाने की क्या जरूरत? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे सॉल्व होगा आपको यहीं पे क्लियर हो गया। दिख रहा है सर, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, कहानी कॉर्ड के टर्म में बोली गई थी, लेकिन कहानी को अगर एक्सटर्नल पॉइंट के टर्म में एनालाइज करें तो सब कुछ फिट बैठ रहा है। मुझे दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स है सच दैट इन दोनों टेंजेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए। अगेन सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके लिए ये, यानी कि सर इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ, सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए टेंजेंट की लेंथ। थ्योरम नंबर 3 की मदद से आप कह देंगे ये लेंथ आपस में इक्वल। अब इस ट्रायंगल में ये लेंथ आपस में इक्वल, जो कि मेरे ट्रायंगल के साइड बन रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल, तो आइसोसेलेस हो गया। अब आइसोसेलेस की कहानी एंगल पे भी ले जा सकती है सर, तो इस आइसोसेलेस की साइड की कहानी को एंगल पे ले गए और ये कह दिया सर कि ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको भी साबित करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, अब एक और इंपॉर्टेंट कहानी को यहां पे समझने की कोशिश करना। तो मैक्सिमम बुक्स में जब यह सवाल दिया गया है तो फिगर के साथ ही दिया गया है। अब फिगर के साथ जब यह सवाल दिया गया है, तो सवाल को जो सॉल्व करने का तरीका है वो इस आसान वाले तरीके को छोड़कर एक अलग ही बहुत ही बेकार सा तरीका है। ये बेकार सा तरीका मैं तो आपको बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूं। चलो ठीक है, बुक का मेथड एक बार तुम भी जान लो। देखो, ये जो मैंने आपको तरीका बताया आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, और ये सबसे आसान तरीका है। अब देखो बुक्स ने क्या मेथड यूज किया, समझना है यहां पे। देखो कितना बेकार सा मेथड है। देखो ये बुक का मेथड है। बुक ने जबरदस्ती सेंटर को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन किया। अब बुक कहता है कि 2 ट्रायंगल्स मिल गए हैं। अब वो इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर देगा, जिसके बाद सीपीसीटी से ये एंगल इसके बराबर होगा, प्रूव कर देगा। ये बुक का मेथड है। अब कंग्रुएंट साबित करने के लिए एंगल वाले पैरामीटर का इस्तेमाल करेगा, और एंगल वाले पैरामीटर के लिए ही
थ्योरम नंबर 4 का इस्तेमाल करेगा। तो मैं जो आपको बोल रहा था कि थ्योरम नंबर 4 से भी सवाल बन जाएगा, कैसे बन जाएगा अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो पर्सनली मुझे यह मेथड अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़ा बेकार सा मेथड है, अननेसेसरली इतनी मेहनत की, जबकि सिंपल तरीके से सवाल सॉल्व हो रहा था। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं मेथड सब जानो, इसलिए ये मेथड भी बता दिया मैंने आपको, लेकिन एग्जाम में सवाल आएगा तो जो पहले मेथड बताया था उसी से बनाना। इतनी कहानी क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। तो अब समझना, यहां पे जो बारीकियां थी सवाल की, इसको थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, अगर सवाल एग्जाम में फिगर के साथ आता है तब सिर्फ और सिर्फ इसी वाले केस को प्रूव करना, डायामीटर वाले केस को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस वाले केस को जब प्रूफ करोगे तो मैंने जो आपको तरीका बताया ना, उसी तरीके का इस्तेमाल करना, बुक वाले इस बेकार तरीके को इस्तेमाल मत करना। इतना समझ में आया? अगर सवाल एग्जाम में आता है बिना फिगर का, तब आपको दोनों ही केस प्रूफ करने पड़ेंगे। केस 1 करके ये लिख देना जैसे बताया था, इसके बाद इसके नीचे इसको प्रूफ करने के बाद केस 2 करके डायमीटर वाली कहानी प्रूफ करके दिखा देना। तो ऐसे एग्जामिनर काफी ज्यादा इंप्रेस होगा। तो इसके साथ अब मैं कह सकता हूं कि इस लेक्चर की कहानी होती है कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्री होने के बाद मैं हमेशा आपके कमेंट्स को जितना हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अब यही हमारी क्लास 9th एंड 10th की वो टगरी टीम है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है ताकि आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचा सके सर। तो यहां पे इस टीम के थ्रू सारे आपके 9th 10th के सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। सारे अपने आप में बिल्कुल धुरंधर टीचर्स हैं सर, बिल्कुल तगड़े टीचर्स, बहुत ही तगड़ा कंटेंट देते हैं। तो आप इन टीचर्स को भी 9th 10th के लिए फॉलो कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो यहां पे मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और मैग्नेट ब्रेन्स की वो बात जो कि इसको सबसे खास बनाती है वो ये है सर कि जहां पे दूसरे चैनल शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।